समास के भेद पार्ट 2। पिछले पार्ट में मैंने आपको समास की परिभाषा और उसका पहला भेद अव्ययीभाव समास के बारे में समझाया था। आज मैं आपको इसका पार्ट 2 में तत्पुरुष समास के बारे में समझाऊंगी कि तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप कर नया शब्द बनाया जाता है। सबसे पहले बात तो ये है कि तत्पुरुष समास में कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। कारक आपने पढ़े भी होंगे, 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पे पर, संबोधन, हे, अरे, ये कारक के जो हैं विभक्ति चिन्ह हैं। इसमें कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप कैसे होता है, और जब लोप हो जाता है तो फिर उससे एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे अब इसमें जो भेद दिए हुए हैं, कर्म तत्पुरुष समास जिसमें को आता है, जिसे कर्ता ने, कर्म को, है ना, करण तत्पुरुष समास जिसमें करण से विभक्ति चिन्ह से है, संप्रदान के लिए है। इस तरीके से ये इसमें कारक की विभक्ति चिन्ह छुपे हुए होते हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण लिया स्वर्ग प्राप्त। अब इसको जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने से इसका अर्थ क्या निकलेगा कि स्वर्ग प्लस प्राप्त, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त। जो स्वर्ग को प्राप्त, इसमें को आ गया, को शब्द यानी कर्म तत्पुरुष समास आ गया इसमें। रोग पीड़ित क्या आएगा, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो रोग प्लस पीड़ित बराबर क्या आएगा, रोग से पीड़ित। रोग से पीड़ित का मतलब यहां पर क्या है, करण तत्पुरुष समास आ गया, यानी करण से, तो रोग से विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो विद्या का, आलय का छुपा हुआ था, इसमें विभक्ति चिन्ह का छुपा हुआ था। तो संबंध, आलय का संबंध किससे है, स्थान का संबंध किससे है, विद्या से है, तो विद्या का आलय हो गया। इस तरीके से दया सागर, ये विद्या का आलय, आलय मतलब स्थान। अब इसमें का छुपा हुआ था, इसमें से छिपा हुआ था, दया सागर यानी दया का सागर। इसमें भी सागर किसका है, सागर का संबंध किससे है, दया से। सिर दर्द यानी सिर में दर्द। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है, में, पे, पर, तो सिर में, तो अधिकरण कारक तत्पुरुष समास हो गया ना। गुणहीन यानी गुण से हीन, से आ गया। तो ये इस तरीके से इसमें क्या है, तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति चिन्ह छिपे हुए होते हैं। अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के में जो दो शब्द होते हैं, उन दोनों शब्दों के बीच में विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि विशेषण और विशेष्य क्या है। पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि विशेष्य क्या है। विशेष्य वो चीज है जिसकी विशेषता बताई जाती है, या उपमेय वो चीज है जिसकी उपमा या तुलना की जाती है, अर्थात विशेष्य और उपमेय दोनों एक ही चीज हैं। विशेषण क्या है, विशेष्य की जिस चीज से तुलना की जाती है वो विशेष्य है। या उपमान क्या है कि उपमेय की जिस चीज से उपमा या तुलना की जाती है, अर्थात विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण वो जिस चीज से उसकी विशेषता बताई जाए। जैसे एक उदाहरण लेती हूं मैं, जैसे कमल नयन, एक शब्द है कमल नयन। अब यहां पर नयन, इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, इसमें विशेषता बताई जा रही है नयन की। नयन यानी आंखें।
आंखों की विशेषता बताई जा रही है कि आंखें किसके समान हैं? आंखें कमल के समान हैं। तो यहाँ पर नयन क्या है? नयन विशेष है, क्योंकि नयन की विशेषता बताई जा रही है। और किस चीज से उसकी तुलना की जा रही है? उसकी कमल से तुलना की जा रही है। तो यहाँ नयन, या इसको लेते हैं उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है? जिसकी उपमा या तुलना की जाए। अब यहाँ उपमा किसकी दी जा रही है? तुलना किसकी की जा रही है? नयन की जा रही है। नयन किसके समान है? कमल के समान है। अर्थात कमल के समान है जो नयन, उसको एक शब्द में कहते हैं कमल नयन। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है पीतांबर। पीतांबर यानी पीत प्लस अंबर, दो शब्दों से बना है। अब पीत प्लस अंबर का मतलब क्या है? अंबर की यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? अंबर की विशेषता बताई जा रही है। अंबर यानी वस्त्र। अब अंबर की विशेषता क्या है? कि वो पीला है। तो अंबर क्या हुआ? यहाँ पर विशेष्य हुआ। वस्त्र क्या है? विशेष्य है। और वस्त्र की विशेषता क्या है? कि वो पीला है। इसी तरीके से उपमेय है। अंबर क्या है? अंबर की उपमा की दी जा रही है। वस्त्र की उपमा दी जा रही है, वस्त्र की तुलना की जा रही है। जिससे किसी चीज की तुलना या उपमा की जाए वो उपमान है। अब यहाँ पर वस्त्र की तुलना किस चीज से की जा रही है? पीले रंग से की जा रही है। तो यहाँ पर पीला क्या है? ये उपमान है या विशेषण है। और अंबर क्या है? विशेष है या उपमेय है, क्योंकि विशेष और उपमेय एक है, विशेषण और उपमान एक है। इसी तरह से नील गगन, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या बना? नील प्लस गगन, यानी यहाँ पर गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर उपमेय क्या हुआ? उपमेय हुआ गगन, क्योंकि गगन की उपमा दी जा रही है, आकाश की तुलना की जा रही है, आकाश की उपमा दी जा रही है, नीले रंग से दी जा रही है कि वो नीला है। अर्थात नीला है जो गगन, उसको एक शब्द में कहते हैं नील गगन। तो कर्मधारय समास की एक और विशेषता है कि जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें जो शब्द अवश्य आता है। तो जो मतलब जैसे ये है भला मानस, तो भला प्लस मानस। मानस की विशेषता क्या है? कि वो भला है। तो मानस क्या हुआ? मानस विशेष्य हुआ या मानस उपमेय हुआ। और मानस की विशेषता क्या है? मनुष्य की विशेषता क्या है? कि वो भला है। तो भला शब्द क्या है? भलाई से उसकी तुलना की जा रही है। तो भला क्या है? विशेषण है या भला उपमान है। तो भला है मानस जो, या भला है जो मानस, उसको एक शब्द में कहते हैं भला मानस। तो इसमें एक कर्मधारय समास की जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें जो शब्द अवश्य आता है विग्रह करने पर, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन है जो, या कमल के समान जो नयन है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? कमल नयन। या पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, उसको एक शब्द में हमने क्या बोल दिया? पीतांबर। इसी तरह से नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो आकाश, उसको हमने एक शब्द में क्या लिखा? नील गगन। भला मानस, भला है जो मानस, हमने ये तो विग्रह किया है, लेकिन उसको हमने दोनों को मिलाकर एक संक्षिप्त रूप में क्या लिखा? भला मानस। इसी तरह से अब आगे चलते हैं। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास में जो पहला पद होता है, पहला पद यानी जो पूर्व पद है, जैसे यहाँ कमल नयन, इसमें कमल शब्द क्या है? पूर्व पद है और नयन उत्तर पद है। तो यहाँ पर पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। जैसे ये है पूर्व पद, ये संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। अब ये जैसे एक शब्द लेती हूँ, उदाहरण लेती हूँ, नवरात्रि। नवरात्रि का मतलब क्या है? 9
रातों का समूह। अब 9 रातें जब मिल जाएंगी, यानी एक से ज़्यादा संख्या जब हो जाती है तो वो समूह का बोध कराती है। अब यहाँ पर 9 रातें हैं, तो 9 रातें जो हैं वो किसका बोध करा रही हैं? वो एक समूह का बोध करा रही हैं। तो 9 रातों का समूह, उसको क्या कहेंगे? नवरात्रि। यानी इसमें जो पूर्व पद है वो संख्या में आएगा। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं क्या हो गई? एक समूह हो गया ना 3 भुजाओं का। तो 3 भुजाओं का समूह। तो 3 भुजाओं का समूह क्या कहलाया? त्रिभुज। पहला पद संख्यावाची है। इसी तरह से 4 पाई। 4 पाई यानी 4 पाई में 4 पाए होते हैं ना, तो 4 पायों का समूह। तो 4 पायों का समूह क्या कहलाया? 4 पाई यानी शुरू में पूर्व पद संख्या में आ गया। 2 राहा, एक से ज्यादा संख्या हो गई, तो एक से ज्यादा तो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी हो वो समूह का बोध ही कराएंगी। तो 2 राहा क्या है? 2 रास्ते। तो 2 रास्तों का समूह, ये समूह में ही आएगा, तो क्या कहलाया? 2 राहा। तो ये था हमारा समास के, जो मैंने आपको आज 3 भेद समझाए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब पार्ट 3 में इसका जो शेष भाग है, जो अन्य समास है, उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।